नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। और हमारी जो क्लास चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ जो 72nd बीपीएससी का जो बैच है वो हमारा लॉन्च होने वाला है 11 अगस्त से, तो आप सभी लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। सेलेक्ट दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू नॉन सिटीजन्स। यानी कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के पास हैं, विदेशियों के पास नहीं है, जो गैर नागरिक नहीं है उनके पास नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक अच्छी सी आपको ट्रिक बताई थी। 5 आर्टिकल आपको याद करने हैं और उसी से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताए थे 5 आर्टिकल्स कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। अगर आपको ये इनमें से थोड़ी सी डिटेल पता है कि 15 में क्या दे रखा है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है और 30 में क्या है, तो आप इसका आंसर एकदम सही कर पाएंगे। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारी है आर्टिकल 19(1)(a) में है, तो ये 19 का ही भाग है, ये तो होगा ही होगा, केवल भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, ये मैंने उस दिन बताया था आपको डिटेल में, ब्रिटेन से लिया गया है और कहाँ पर है, आर्टिकल 14 में है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये हमारे 29 और 30 में आते हैं। और इसी के साथ साथ जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये हमारा आता है 21 में। अभी हाल ही में 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, शायद मार्च में या फिर अप्रैल में दिया है, कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार, यानी कि हमारा जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं वहाँ तक पहुँच का अधिकार भी मूल अधिकार है। कौन से के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लिख लीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस यानी कि डिजिटल पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल एक्सेस के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। कौन सा है, डिजिटल एक्सेस, यानी कि डिजिटल पहुंच, ये भी शामिल है हमारा किसमें, आर्टिकल 21 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा हमारा पहला और तीसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये आंसर भी काफी लोगों ने दिया है, ज्यादातर का सही है क्योंकि व्याख्या हमने अच्छे से कर रखी है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट देखें उत्तर और बताएं। देखिए, मूल अधिकार मैंने आपको बताया था 6 हैं वर्तमान में। कौन सा है, समानता का, स्वतंत्रता का। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करें शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का, इसी के साथ साथ संवैधानिक उपचारों का और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। पहले देखें हम लोग कौन से हैं, तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, यही 32 आ जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये पहले था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब नहीं है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का ये हमारा 19 में है, 19 में है ये। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का, ये हमने कल क्लियर जी चर्चा की थी, तो ये भी है हमारा, ये भी है, ये वाला नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, ये आर्टिकल 300(a) में शामिल कर दिया गया है और ये केवल अब एक संवैधानिक या फिर कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में शामिल किया गया या फिर निकाल दिया गया। जो मैंने आपको कल बताया था, 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, तो वो अगर आपको याद है तो आप लोग आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां, डेट उसकी थी 1978। ठीक है, 42वां था हमारा 1976 में। इस समय पीएम कौन थे, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी 1976 में। 77 में मैंने आपको बताया भी था, 5वीं लोकसभा ऐसी थी जिसका कार्यकाल 6 साल का था। तो फिर 1977 में इलेक्शन हुए थे और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। ये हटाया गया है 1978 में। तो 1978 की बात करें तो उस समय मोरारजी देसाई थे और ये
1977 तक ये पीएम थी हमारी, ठीक है। और इस इन्हीं पीएम के दौरान क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन ये निकालने वाली बात हो रही है तो पीएम चेंज हो गया है, मोरारजी देसाई इस काम पर होगा, ठीक है। कल हमने चर्चा की थी इस पर, मोरारजी देसाई का नाम वहां पे मैंने बताया था आपको। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक अधिकार होने के तहत आता है। कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके तहत हम झंडा फहरा सकते हैं अपने भवनों के ऊपर, यानी कि अपने मकानों के ऊपर? ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी काफ़ी हद तक। जल्दी से कमेंट करें और मैं देखना चाहूँगा किसका सही जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग। प्रश्न संख्या 4, आंसर आ रहा है बी, एकदम सही आंसर है बी। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारा है, इसको क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताऊंगा। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही ये शामिल है और इसी में आपको कुछ भी बोलने का जो भी अधिकार मिला हुआ है, अपनी राय प्रदर्शित करने का अधिकार, राय रखने का या प्रदर्शित करने का अधिकार। तो अपनी राय रख रहे हैं हम लोग, देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आपको 2 अधिकार और बताता हूं मैं, कि आप लोग अगर किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, जो दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रपोज करना, तो वो भी हमारा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो इसी के अंतर्गत आता है, अपनी मन की बात किसी से कहना। लेकिन किसी को परेशान करना नहीं होता इसमें किसी को परेशान करना नहीं होता कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो तब भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से किसी से अपनी मन की बात कह रहे हैं, भले इसको प्रपोज कर रहे हैं या अपनी राय प्रदर्शित कर रहे हैं, जब तक कि उसके नेगेटिव ना कोई भी मतलब निकले, तब तक आप लोग उसको कर सकते हैं, तब तक आप पर कोई केस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उसका पीछा वगैरह करेंगे तब आप पर केस लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और अधिकार होता है हमारा, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, वो हमारा 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 में आता है हमारा क्या, अपनी पसंद की जो भी पार्टनर है उससे शादी करने का अधिकार, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 21 में। याद रखिएगा इसको। हाँ ठीक है, सही जानकारी या गलत जो भी है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में हमारा क्या है, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर रखा है, मैं अपनी तरफ से जानकारी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है कि कोई अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो 21 के अंतर्गत आता है। 21A नहीं, केवल 21। 21A में हमारा शिक्षा का अधिकार है। और अगर किसी को विदेश जाना है, अगर किसी को विदेश जाना है तो विदेश जाने का अधिकार भी हमारा 21 के अंतर्गत आता है। 21 को हम लोग देखेंगे, रिवीजन सीरीज जो हम और कराएंगे ना, हमारी मैराथन क्लास होगी, उसमें प्रश्न संख्या कम रहेगी। टॉपिक में से 3 से 4 प्रश्न रहा करेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या और जितनी जानकारी मैं बता सकूंगा उस समय पे जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है PYQ की, और इसके बाद मैराथन भी करनी है। 4 से 6 घंटे के आसपास मैराथन रहेगी आपकी, और उसमें हर टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न रहा करेंगे, और उसके बाद पूरे टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कम समय में, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी कि मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो इसकी हम लोग बात करें, देखिए मौलिक अधिकार की हम लोग बात करें तो कौन सा है, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। देखिए आर्टिकल 21A में ये जोड़ दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया और ये लागू हुआ। आगे चल के प्रश्न मिलेगा तो वहां पे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा मुझे। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके लिए कानून बना था जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलना चाहें राइट टू एजुकेशन RTE, ये बना था 2009 में। 2009 में कानून बना
और उसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। देखिए, इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा के अधिकार के अलावा भी किसी आयोग ने अपना आंसर माना होगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सही आंसर है वो हमारा शिक्षा का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा आर्टिकल में दे रखा है। और इसी के साथ हम लोग काम का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने फैसले में घोषित कर रखा है कि ये भी हमारा मूल अधिकार है। सूचना के अधिकार को भी एक अपने कोर्ट में जो केस आते हैं उसमें घोषित कर रखा है कि ये भी मूल अधिकार है, ठीक है। और आश्रय के अधिकार को भी मूल अधिकार घोषित कर रखा है, लेकिन शिक्षा का अधिकार हमारा सीधे तौर पर संविधान में शामिल है और मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कानून बनाया गया राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और जिसकी लागू करने की डेट भी याद रखेगा। 2-3 प्रश्न इसमें शायद मिलेंगे आपको, क्योंकि बीपीएससी ने कई बार ये प्रश्न पूछा है कि कब से लागू किया गया। बीपीएससी और अन्य आयोगों ने भी पूछा है, लेकिन बीपीएससी ने थोड़ा सा ज़्यादा पूछा है ये बात। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए, संविधान में जोड़ा गया था, हम लोग बात करें 2002 के आसपास, लेकिन ये लागू करने के लिए बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। ये एकदम सही तो नहीं है, जोड़ने की बात की जा रही है। तो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से वो, लेकिन लागू किया गया यानी कि क्षेत्र में फील्ड में कब आया? तो 1 अप्रैल 2010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। संविधान संशोधन कौन सा है? 86, ठीक है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? कौन सा बाद में जोड़ा गया है? तो ये भी आपको दिख रहा होगा, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया है, ये हमारा पहले से था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी पहले से था, लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमिलर से प्रश्न है, लेकिन अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि पहले ही हमने कंप्लीट कर ली है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मैंने अभी बताया था आपको, उसी से आप लोग कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो भी कमेंट कर रहा है प्रश्न संख्या लिखें 8, 9, जो भी प्रश्न संख्या, उसके बाद उसका उत्तर दिया करें, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं, आपसे जानना चाहूँगा मैं इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 8, जल्दी से कमेंट करें। आठ ए 19, हाँ एकदम सही आंसर है हमारा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 19(1) और ए, इसमें बोला गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और मैंने आपको बताया था कि हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार ये कौन देता है? अनुच्छेद 19(1) देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसीलिए हम लोग प्रेस भी क्या है? एक तरीके से अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो फैक्ट है उनको जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। तो यही एक तरीके से आर्टिकल है जो प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या करता है? एक तरीके से समाहित करता है। लेकिन अमेरिका की बात करें, देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों में मूल अधिकारों के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है, अमेरिका में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का कानून है, भारत में कोई भी प्रेस की स्वतंत्रता का कानून अलग से नहीं है। मूल अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, याद रखिएगा। जिया कह रही है प्रणाम, तो प्रणाम सभी को। तो उसी के साथ साथ अमेरिका में अलग से कानून है, भारत में कोई अलग से कानून नहीं है। मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) इसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? कल मैंने ये बताया था आपको। देखिए, दो चीज़ों को बोला जाता है, लेकिन आयोग ने अपने उत्तर में जिसको माना था हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। और वो मैंने आपको 5 प्रकार की रिट में से एक रिट बताई थी, जिसका नाम है अंग्रेजी में सर्ट्योरेरी, हिंदी में उसका क्या नाम है अगर आपको पता है तो आप लोग कर पाएंगे। सी, 9 का उत्तर भी आ रहा है सी। सर्ट्योरेरी यानी कि उत्प्रेषण, यानी कि आपने जो भी फैसला लिया है उससे हमें सूचित करें। परमादेश, हम आदेश देते हैं कोई भी अपना काम ठीक से ना करे तब के लिए। प्रतिषेध होता है आप लोग ये वाला काम ना करें। देखिए, 2 रिट होती हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों उत्प्रेषण, ठीक है, ये दोनों क्या होती है? निम्न न्यायपालिका,
यानी कि अधीनस्थ न्यायपालिका या निम्न न्यायपालिका, लोअर जो जुडिशरी होती है, उसके खिलाफ जारी की जाती हैं, उसके लिए जारी की जाती हैं, जो यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करते हैं जब कोई जिला या फिर उससे छोटी वाली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का प्रयास करेंगी तो प्रतिषेध रोक दो, जो भी काम कर रहे हो उसको बंद कर दो। और उन्होंने अगर फैसला भी दे दिया है तो उसको बोलते हैं कि इसको हमारे पास जांच पड़ताल के लिए भेजो, हम लोग चेक करेंगे कि आपने सही किया या गलत किया। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग चर्चा इस तरीके से करेंगे कि आपके प्रश्न काफ़ी हद तक हो जाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि हमने अगर एक बार अच्छी तरीके से चर्चा कर ली किसी प्रश्न पर, तो आगे के 3-4 सवाल जो सीधे सीधे आए हुए हैं, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कौन से साल में आया हुआ है, कौन सी बीपीएससी है, तो वो आपके होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा फेरबदल उसमें कर दी जाती है, लेकिन थीम सेम रहती है। अगर आपने थीम पकड़ ली है और आपको अंदाजा है कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग तैयार करते हैं, तो आपका काम जब पक्का हो जाएगा बीपीएससी प्री जो हमारा 71 आने वाला है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरे इसमें गलत क्यों दे रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट कौन लागू करता है? हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग कहाँ जाते हैं जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है? तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। आर्टिकल 32 और 226, ये हमारा हाई कोर्ट, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और रिट जारी करेगा क्यों? मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। कल भी हमने चर्चा करी थी कि संविधान का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? संसद कहां से हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संसद वाला नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226। ये हमारा रिट जारी करने का अधिकार इनको मिला हुआ है। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ये हमारी रिट जारी करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 26 और 226 और आर्टिकल 32 ये दो अधिकार न्यायपालिका को क्या करते हैं? अधिकृत करते हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। मैंने आपको बताया था, एक और आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 13, जिसमें बोला गया है अगर कोई विधि मूल अधिकारों के खिलाफ होती है तो न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है। याद है कि नहीं? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करिए, अभी करिए, कई बार ये चर्चा आएगी तो हो सकता है आपको याद आ जाए। और वरना एग्जाम में क्वेश्चन देख के याद आ जानी चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। बाकी हमारी और रिवीजन क्लासेस चलेंगी तो वहां पे भी चर्चा होगी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का प्रावधान कौन से भाग में, कौन से प्रावधानों में किया गया है? तो इसको देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए। इसको देख के आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि कौन से भाग में है और कौन से प्रावधानों में ये शामिल किया गया है। तो हम लोग बात करें चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थान या राज्यसभा में सीट, ये चौथी अनुसूची कहती है। मौलिक अधिकार, ये हमारे राजनीतिक व आर्थिक न्याय की बात करते हैं। राजनीति की मान के चलिए, आर्थिक भी छोड़िए, आर्थिक वाला कमी है। ठीक है, प्रस्तावना में कल्याणकारी की बात की तो की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात तो की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखित तौर पर बात की गई है वो हमारा एक आर्टिकल है 38। इसमें सीधे तौर पर बोला गया है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात करते हैं कौन? डीपीएसपी। राजनीतिक न्याय की बात आएगी तो मौलिक अधिकार, और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात आएगी तो डीपीएसपी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि बात करें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो ये हमारे एक तरीके से वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। एक आर्टिकल की हम लोग बात करें तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 38। देखिए 36 से शुरुआत होती है, 36 में हमारे राज्य की परिभाषा है। 37 में बोला गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में
क्या वाद योग्य नहीं होंगे, यानी कि हम लोग डीपीएफ को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन वहीं पे बोला गया है 37 में ही कि जब भी कोई कानून बनेगा तो राज्य क्या करेगा, उनको अपने कानून में शामिल करेगा। और वहीं पे 38 बोलता है सीधे तौर पर कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात की जाएगी। तो कई सारे आर्टिकल हैं जो पूरी तरीके से कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, जिसमें 38 भी है, थोड़ी मात्रा में 39 भी है। 38 39 दोनों ही हैं, लेकिन 38 पूरी तौर पर लोक कल्याण की बात करता है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श देखिए, जहां पर केवल एक ऑप्शन हो चुनना हो, केवल एक ऑप्शन चुनना हो, यानी कि विकल्प चुनना हो, कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा हूं मैं। कल्याणकारी राज्य की बात करूं तो केवल एक ऑप्शन चुनना है, तो हमारा आएगा डीपीएसपी भाग 4। और हमारे पास अगर विकल्प हो, एक से ज्यादा विकल्प चुनने का, एक से ज्यादा चुन सकते हैं, तो तब हम लोग क्या चुनेंगे, डीपीएसपी प्लस प्रस्तावना। ये चीजें याद रखिएगा। अगर केवल एक ही विकल्प चुनना है तो हम लोग कल्याणकारी राज्य के लिए डीपीएसपी चुनेंगे, और वहीं पे हम लोग बात करें जब एक से ज़्यादा विकल्प चुनने का ऑप्शन है हमारे पास, तो डीपीएसपी के साथ साथ प्रस्तावना को भी चुन लिया जाएगा। ये फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर एक विकल्प चुनना है तो डीपीएसपी, और एक से ज़्यादा चुनना है तो डीपीएसपी के साथ साथ प्रस्तावना। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, डीपीएसपी, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर लोक कल्याण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष तौर पर लोक कल्याण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं पर प्रेम्बल जो हमारी प्रस्तावना है उसमें लोक कल्याण शब्द जैसा कोई भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर भाव दिखता है। तो जहां पर शब्द है उसकी बात करें तो डीपीएसपी, पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, डीपीएसपी को। अगर दोनों को साथ चुनने का ऑप्शन है तो डीपीएसपी के साथ साथ प्रस्तावना को भी चुनना है। जैसे यहाँ पे ABCD करके ना हो तो 1 2 3 4 करके दे रखा हो, और नीचे ऑप्शन हो A बराबर 1 प्लस D, यानी कि 1 और 4 दोनों चुनने का एक साथ ऑप्शन होगा, तो वो वाला विकल्प ज्यादा सही होगा। याद रखिएगा इस चीज को, मैं पहले बता दे रहा हूं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, कौन से हैं, डीपीएसपी में कौन से शामिल हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। मैं इसके सामने आर्टिकल लिख रहा हूं तो आपको पता ही चल जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा शामिल है, ये हमारा शामिल है। ये आर्टिकल हम लोग बात करें तो 38 और 39 दोनों को मिलाकर, और इसी के साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्याख्या भी की थी, मैंने पहले भी बताया आपको, इसको मूल अधिकार भी शामिल कर दिया है। 38 39 ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं। और समान नागरिक संहिता ये हमारी 44 में है। छोटे परिवार का मानदंड ये कोई है नहीं, संविधान में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो कौन सा आर्टिकल है मैं क्या बताऊं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये हमारा 351A की बात करता है। 351A जो हमारा राजभाषा वाला टॉपिक है, राजभाषा भाग 17, कौन सा भाग है, भाग 17। भाग 17 राजभाषा में शामिल है 351A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, केवल 1 और 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, देखिए आपको 1 से लेके 50 तक तो सीधे सीधे आर्टिकल कम से कम थोड़ी बहुत आइडिया दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मैच करने के लिए सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। सीधा सीधा आर्टिकल दे रखा होता है, उसमें क्या दे रखा होता है, इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, और फिर मेन आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। लेकिन 1 से लेके 51-52 तक आपको पूरा आर्टिकल पता होने चाहिए। हमारा बैच आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, एक बार और कर लेते हैं। 72nd बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ होगा इसमें, व्हाट्सएप नंबर भी है। 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। फीस भी इसमें काफ़ी हद तक कम है, और प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफ़ी कम है, और क्वालिटी तो आपको दिख ही रही है। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उपयुक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश हैं जबकि उपयुक्त हैं।
नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, अभी हमने बात की थी। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल 37 कहता है कि हम लोग इनको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते। वहीं पर अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तो एक का मतलब है प्रवर्तनीय नहीं है यानी कि न्यायालय नहीं जा सकते, और प्रवर्तनीय है यानी कि न्यायालय जा सकते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब क्या हो गया, न्यायालय जाने का अधिकार, और नहीं है तो नहीं जाने का अधिकार, सीधी सी बात है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, केवल ये। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। पंचायत का गठन, प्रश्न संख्या 15, पंचायत का गठन, हाँ 14 का एकदम सी सही है, ज़्यादातर लोगों का सी ही आ रहा है। किशन, स्टाइलिश, मेहंदी, डिजाइनर, डिजाइन्स, गौतम कुमार, सबका सी है, ठीक है। नीतीश कुमार ए बता रहे हैं लेकिन ए नहीं है, सी वाला आंसर था, ठीक है। सुनील कुमार, सबका सी था। 15 वाले का आंसर आ रहा है बी। तो 15 का भी हमारा बात करें, 40 अनुच्छेद जो है वो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं। क्या किया जाए, आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं। 48 में हमारा पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इसकी बात की गई है। गायों को, बछड़ों को न मारने वाली बात है, वो भी इसी में शामिल है। अनुच्छेद 50 हमारा कहता है क्या, कार्यपालिका को व न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हमारा क्या कहता है, 50। अनुच्छेद 33 में बोला गया है कि जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल या कोई भी बल होते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों में कटौती वगैरह की जाती है, कमी वगैरह की जाती है। सशस्त्र बलों के अधिकारों में कमी, जैसे आपने देखा होगा पुलिस में कोई अगर भर्ती हो गया तो उसके अधिकार हमसे कम हो जाते हैं, सामान्यतः कम हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या चल रहा है, अधिक ही हो जाते हैं। और वहीं पर ये हमारा आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। और 48 में क्या है, गाय बछड़ों को ना मारना, दुधारू पशुओं को ना मारना। वहीं पे 48 भी जोड़ा गया है जिसमें बोला गया है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। आगे प्रश्न आएगा ये भी, पर्यावरण संरक्षण किसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में क्या बात की गई है अभी हमने देख ही लिया था, इसमें कोई भी मिला देगा इसको, तो क्योंकि 4-5 मैंने आपको बता दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। हम लोग बात करें तो ग्राम पंचायत वाला अभी हमने देखा था 40, समान नागरिक संहिता ये भी देखा था 44, कृषि और पशुपालन मैंने आपको बताया था 48, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण ये 50 में है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये हमारा 51 में है। तो इसको देख के मैच कर सकते हैं हम लोग। पहले का हमारा 5 किस में है, 1 में है, बी वाले में 5 है और 2 का 1। तो अपने हिसाब से मिलाएं कौन सा सही मैच कर रहा है। ग्राम पंचायतों का गठन हमारा 40 में है, समान नागरिक संहिता हमारी किस में है, 44 में है, कृषि पशुपालन 48 में है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प हमारा ई सही बैठेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला। लेकिन मैंने यहाँ पे मैच कर दिए, तो आप लोग आर्टिकल को याद रखिएगा, आर्टिकल को याद रखिएगा। देखिए वो बात तो ठीक है, आपका 5 में 1 मतलब पहले का 5 हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरे का क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और हमारे में दूसरे का क्या हो रहा है, पहला। तो ये भी गलत है, एक को मैच करके केवल सही उत्तर ना दें, सभी मैच करने हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नन ऑफ दीज। आंसर क्या बैठेगा अगर देखना हो तो हमें 5, 1, 2, 3 और 4, 5, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा, वो है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से चीज़ों को जोड़ा गया। देखिए मौलिक अधिकार तो जोड़े नहीं गए, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। पंचायती राज के सिद्धांत हमारे किसके माध्यम से जोड़े गए, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन। डीपीएसपी हमारे मूल संविधान में थे, डीपीएसपी हमारे मूल संविधान में थे, ये 73 के द्वारा जोड़े गए। तो आंसर क्या हो जाएगा,
मौलिक कर्तव्य। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 एक समिति बनी थी, सरदार फॉर्ड सिंह समिति, याद रखिएगा इसको। 1975 के आसपास ये समिति बनी थी और इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। कौन से में? भाग 4A। और इसी के साथ साथ भाग 4A में जोड़े गए अनुच्छेद कौन सा था? 51A। ठीक है, 51A 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करें 86वां संविधान संशोधन, यहाँ पे टोटल इसको खत्म ही कर लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002, अभी हमने बात की थी। तो कर्तव्यों को एक और बढ़ा दिया गया, कर्तव्यों में एक और जोड़ा, तो टोटल कर्तव्य वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11। याद रखिएगा वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल हैं, जो मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़कर टोटल संख्या 11 कर दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में कितने हैं? 11। जब जोड़े गए तब 10 थे और मूल संविधान में थे ही नहीं। भाग कौन सा है? 4A। आर्टिकल कौन सा है? 51A। अब कोई भी प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कर दोगे। और होमवर्क आपके लिए एक है कि आपको लिस्ट देखनी है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, कंपलसरी कर लीजिएगा। एक बार मेरे कहने से लिस्ट देख लीजिएगा, हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न आपको मिल जाए। क्या मिल जाए? कि कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट मैंने बनवाई नहीं है, हो सकता है रिवीजन के टाइम पे मैं बनवाऊं, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगी। गूगल पे सर्च कीजिएगा और उस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल है, कौन सा नहीं है। मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको आगे, इसमें बता देता हूँ। देखिए वोट डालना शामिल नहीं है, वोट शामिल नहीं, और इसी के साथ साथ टैक्स यानी कि कर, ये भी शामिल नहीं, ये दोनों शामिल नहीं है। कर देना कंपलसरी नहीं बनाया गया है, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, और वोट देना कंपलसरी नहीं है, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और जो चीज़ें शामिल हैं आप लोग एक बार लिस्ट पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। दोबारा बता देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार फॉर्ड सिंह समिति, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4A, अनुच्छेद 51A। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर्तव्यों को बढ़ा दिया गया। कौन सा? अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो ये 1976 सरदार फॉर्ड सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन। 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या चीज़ें की गई थी? ठीक है, 46वें के माध्यम से क्या की गई थी, उतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा था? भाग 4A। नया अध्याय का मतलब क्या है? भाग। ठीक है, 4A, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा था? वो मौलिक कर्तव्य एक ही पेज की व्याख्या में आपने कई सारे सवालों को सॉल्व करने लायक बन जाएंगे आपको। इसीलिए बोला जाता है कि PYQ जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वहां से आपको आइडिया होता है आपको कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। 19 का A नहीं है भाई, 19 का C है, 19 का C है। ये तो हमारा मूल संविधान में शामिल था ना, संघ शासित प्रदेशों का जो भी है, भाग 9 यूनियन टेरिटरी, ये तो शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976, इसकी डेट भी याद रखिएगा। और 44वां कब किया गया था? कुछ ही संविधान संशोधन को आपको देखना है। 44वां 1978, इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आगे एक और समय पे प्रधानमंत्री को देखना होगा, हमें एक नहीं, 2 समय पे देखना होगा। एक तो 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे?
तो वो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। और 91 में, यानी कि जब हमारे आर्थिक सुधार किए गए, नई आर्थिक नीति लागू की गई, तब उस समय कौन था। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मैंने आपको बताया था ये लिस्ट में आपके पास सवाल आएगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आपके भले के लिए ही कर रहा हूं कि आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, कौन सा नहीं है। तो वो आपके काम आएगा। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, 45वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये हमारा कौन से में, आर्टिकल 50 में है। हमारी मिलीजुली समृद्धि की विरासत को सुरक्षित करना, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा 21A में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये 17 में है। और ये हमारा 51A में है। तो ये हमारी मिलीजुली संस्कृति को सुरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्यों का भाग है। तो आपको एक लिस्ट देखनी है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। ये हमारा राष्ट्रपति वाले सवाल आ गए, तो आंसर तो मैंने बता दिया। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है। 53 कहता है कि कार्यपालिका की सभी शक्ति राष्ट्रपति में होगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और उनका प्रयोग वह खुद या फिर अपने अधीनस्थों की सलाह पर करेगा। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 53 जरूर याद रखिएगा। समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ये 22 का बी कौन बता रहा है भाई, सुशील कुमार जी। 22 का ए होगा, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है लेकिन ऑफिशियल जो चलता है, देखिए कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसके लिए आप लोग एक चीज याद रखिए कि जिसके नाम से काम होगा वो हेड माना जाएगा। और आपको एक आर्टिकल याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, यहां पे जगह तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लिख रहा हूं। 77, आर्टिकल 77 को पढ़िएगा, आप लोग गूगल कीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि भारत की सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। आप लोग पढ़ें आर्टिकल 77, भारत की सरकार द्वारा किए गए समस्त कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। उसका मतलब क्या है, हाँ नाम मात्र का भले है लेकिन नाम उसी का चलता है। नाम मात्र किसी में भी हो लेकिन नाम तो है। नाम किसका चलेगा, राष्ट्रपति का। काम भले कौन करेगा, प्रधानमंत्री करे, कोई मंत्री करे, लेकिन नाम किसका चलेगा, आर्टिकल 77 याद रखिएगा। आर्टिकल 77 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के नाम से किए हुए सारे कार्य माने जाएंगे जो भी केंद्र सरकार करेगी। अब जिसके नाम से काम हो रहा है वो कौन होना चाहिए, अध्यक्ष। भाई भले पापा ने आपको बोल दिया कि ये काम कर लेना, लेकिन आप लोग किसी से पैसे लेके आ रहे हो या फिर नहीं लेके आ रहे हो, नाम किसका चलेगा, पापा का। तो पापा कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। भले काम कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है लेकिन नाम किसका चल रहा है, पापा का। तो पापा कौन है, आर्टिकल 77 बताता है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्तियों एक तरीके से हेड है, वो आर्टिकल 53 बताता है। और समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, वो करेगा हमारा राष्ट्रपति। याद रखिएगा इस चीज को। नाम भले चल रहा है, केवल नाम चल रहा है, लेकिन नाम तो चल रहा है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ठीक है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित है, अभी हमने बता ही दिया। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति में, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देते, एक बार चर्चा हो गई तो उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं पे अगर बात करें, अगर राज्य की होती, यहां पर केंद्रीय ना लिख के राज्य लिखा होता, तब राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, वो राज्यपाल में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, राज्यपाल में। याद रखिएगा इस चीज को। भले वहां पे मुख्यमंत्री होता है लेकिन एक आर्टिकल वहां पे भी है 77 जैसा 168 या फिर 166 करके होगा आर्टिकल, वो बताता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्य की राज्यपाल के नाम से की जाएगी, राज्यपाल के नाम से प्रयोग की जाएगी। हाँ,
राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा नहीं होता। मैंने आपको कल भी बताया था, आर्टिकल 79 कहता है संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 संसद के गठन के बारे में है, जिसमें संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हिस्सा नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता है, बैठक नहीं करता है। राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता, संसद में वोट देता है, जो संसद का सदस्य होगा केवल वही वोट देगा। राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता है, नहीं वोट देता है, क्यों? क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं होता। देखिए, संसद का सदस्य होना और अंग होना दो अलग चीजें। वोट कहां पे डालते हैं? लोकसभा वाले सदस्य लोकसभा में डालते हैं, राज्यसभा वाले सदस्य राज्यसभा में डालते हैं। तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का हिस्सा होता, ना ही राज्यसभा का, संसद का हिस्सा होता है, लेकिन वहां पे बैठता नहीं है, क्योंकि 2 ही सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उनमें से किसी का सदस्य नहीं होता है, तो वोट भी नहीं डालेगा, बैठक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वहां पे बैठता नहीं है, ना ही वोट डालता। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी मंत्री होता है, वो 6 महीने तक बिना सांसद बने भी क्या बन जाता है? मंत्री बन जाता है, लेकिन वो किसी भी सदन में वोट नहीं डालेगा जब तक वो उस सदन का सदस्य नहीं होगा। मतदान कहाँ पे होता है? बैठक किसकी होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की। संसद की बैठक नहीं होती, लोकसभा की बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक होती है, लेकिन संसद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति शामिल है, लेकिन संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें से राष्ट्रपति किसी का भी हिस्सा नहीं है, तो बैठेगा ही क्यों जब उसका भाग नहीं है। और बैठ भी जाता है, कभी कभी संबोधन वगैरह करता है, तो मत नहीं डालेगा। मत कौन डालेगा? जो उसका सदस्य होगा। राष्ट्रपति ना तो इसका सदस्य है राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का, तो ना तो बैठता है उनमें, ना ही मत डालता है। दोनों चीज याद रखिएगा। ये 64 जो बीपीएससी है 2018 में हुआ था, उसमें आया हुआ सवाल है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होगा? जिसका नाम चलता है। अभी आपके घर के हेड कौन है? आपके घर में कुछ भी काम होगा वो किसके नाम से किया हुआ माना जाएगा? पापा के नाम से। अब भारत के पापा कौन है एक तरीके से? तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कमांडर कौन हो जाएगा सशस्त्र सेनाओं का या सशस्त्र बलों का? वो हमारे राष्ट्रपति। देश में कुछ भी होगा राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। केंद्र सरकार कुछ भी करेगी राष्ट्रपति के नाम से ही करेगी। नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति का। जो संवैधानिक चीजें होंगी केवल उनमें, जो संवैधानिक नहीं है उनमें कोई और कर सकता है, लेकिन संवैधानिक चीजें हैं उनमें कौन होगा? राष्ट्रपति चलेगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। आर्टिकल 53 मैंने आपको क्या बताया था कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं, मम्मी पीएम होती हैं, हाँ पीएम बोल दीजिए, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। ज़्यादातर जगह पे करता ही है जहाँ पर घर वालों के मतलब घर से संबंधित मामले हो, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन हो, वहाँ पे पापा ही क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग, मैंने बताया था आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है और जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। जिया जिया जिया, ए आंसर सही है, ए। ठीक है, या तो सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर। आर्टिकल 53 एक बार सर्च कीजिएगा, कौन सा आर्टिकल 53, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जरूर चेक कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 77 53 जरूर सर्च कीजिएगा गूगल पे। इसका मतलब क्या है? मंत्रिमंडल की सिफारिश उसमें नहीं लिखा हुआ है। मंत्रिमंडल जो शब्द है कैबिनेट, मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैबिनेट। ये वाला शब्द केवल एक ही आर्टिकल में प्रयोग किया गया है, वो है हमारा 352 शायद 2 है या 3 है। ठीक है, 352 में ही कैबिनेट शब्द आया है। वो क्यों आया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। तो कैबिनेट जो शब्द है केवल एक ही जगह आया है, अनुच्छेद 352। लेकिन
अब आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, एक ही आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति थोड़ी ना काम करता है। राष्ट्रपति कैसे काम करता है? सभी तरीके से काम करता है। और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती है वहाँ पे, मंत्रिपरिषद होती तब भी काम चलता है एक बार को। तो वहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 53 या तो अपने या फिर अपने अधीनस्थों की सलाह पर। ठीक है, ये दो शब्द याद रखिएगा, या तो सीधे स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों की सलाह पर। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसमें दो अवधारणाएं मैं आपको दोनों को बताऊंगा, किसी को पता हो तो बताओ। पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन से आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने लिखे हैं। 52 में पद दे रखा है, 53 में कार्यपालिका शक्ति दे रखी है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54, 55 दोनों मिला के क्या करते हैं? चुनाव की बात करते हैं। 56 कार्यकाल, 57 मैं छोड़ रहा हूं, 58 छोड़ रहा हूं, 59 छोड़ रहा हूं, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। 60 में शपथ होती है, आप लोग भी थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है। 61 में क्या होता है? महाभियोग होता है। ठीक है। 62 में ये होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि उसने अपने पहले से ही क्या कर लेने हैं, आपको जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उससे पहले ही इलेक्शन करा लेने हैं। क्या कराना है आपको? उसकी समयावधि समाप्त होने से पहले इलेक्शन करा लेने हैं। ये 62 आर्टिकल बोलता है, लेकिन 62 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राष्ट्रपति से संबंधित। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट बचते हैं वो 71 और 72। 72 में है क्षमादान, और इसमें है चुनाव संबंधी विवाद। चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होगा तो फैसला कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। विवादों को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेन आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। देखिए, इतनी इसमें कोई भी समय सीमा आर्टिकल में नहीं बताई गई है। आर्टिकल जो 57 है, ठीक है, उसमें कुछ भी बोला नहीं गया है कि कितनी बार राष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन परंपरा के रूप में 2 बार चलता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है? परंपरा क्या है? 2 बार चुना जाएगा। वहीं अमेरिका में क्या होता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 4-4 साल के कार्यकाल के लिए 2 बार चुना जाएगा। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो आर्टिकल 57 बताता है, उसकी एक तरीके से बात करें योग्यताओं की पुनर्निर्वाचन की, तो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और 59 उसके बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के लिए कुछ सेवा शर्तें होती हैं। राष्ट्रपति के लिए कुछ सेवा शर्तें होती हैं। हाँ, 57 एकदम सही है, पुनर्निर्वाचन। और 59 में बोला गया है सेवा शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति संसद का, जो पिछली बार प्रश्न आया था, शायद यूपीपीसीएस में आया था, कि राष्ट्रपति क्या होता है, सेवा शर्तें उसकी निहित होती हैं कुछ, कि राष्ट्रपति संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये हमारा 59 में बताए गए हैं। ठीक है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए बोला गया है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है कितनी बार भी, उसमें कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, सेवा शर्तें, सेवा शक्ति नहीं, सेवा शर्तें, कंडीशंस, तो कितनी बार भी हो सकता है। लेकिन परंपरा क्या है? 2 बार की। अब ये परंपरा कैसे बनी है? तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो 3 बार बन चुके थे। एक तरीके से देखें तो 3 बार बन चुके थे। 1950 से लेकर 1952 तक, फिर 52 में इलेक्शन हुए, फिर वहाँ पे बन गए, फिर एक तरीके से 57 में इलेक्शन हुए, वहाँ पे बन गए, तो 3 बार बन चुके थे। अब उनका विचार था कि मैं 4थी बार भी बन जाऊँ, तो फिर इनडायरेक्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बोला कि 2 बार बन गए हैं आप लोग, आप बहुत अच्छी बात है, 2 बार बन चुके हैं, अब आगे रहने दीजिए, नहीं तो हमें संविधान संशोधन करके उसमें लिखना पड़ेगा कि 2 बार ही बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग लिख दें तो आप लोग इलेक्शन में खड़े हो जाइए, वरना रहने दीजिए। तो वहाँ से परंपरा बन गई कि 2 बार ही चुना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल है? जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है या इलेक्शन कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन शामिल है? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। कौन कौन शामिल होता है? तो हम लोग बात करें
संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए इसका जो उत्तर है आर्टिकल 54 में बोला गया है इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, और वहीं पे आर्टिकल 55 बताता है कि इलेक्शन में मत कौन डालेगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, ये इसको मैं लोकसभा लिख रहा हूँ, LS का मतलब लोकसभा, RS का मतलब राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन से निर्वाचित, सभी सदस्य नहीं होते शामिल, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा केवल निर्वाचित सदस्य, यहां पे लिखा हुआ ना निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। हाँ 55 में है वो इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है, 54 में उसकी प्रोसेस बताई गई है। और राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ में आ रहा होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा, नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं, 50-50 वाला नहीं, इसका बताएं। इसका प्रश्न संख्या 29, इसका कमेंट करके उत्तर बताएं। कन्हैया कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार, स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन्स, जिया, विकास कुमार, जल्दी से प्रश्न संख्या 29। अभी मैंने बात की थी, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ ये स्टाइलिश मेहंदी दोबारा से आंसर किया है शायद। हाँ ई। देखिए इसका ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, इसका उत्तर होगा ई। ई क्यों होगा? यहां पर किसी में भी निर्वाचित नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया निर्वाचित कंपल्सरी है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, मैंने आपको स्पेशली ध्यान दिया था, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। संसद व राज्य विधानसभा तो करती हैं लेकिन सभी सदस्य नहीं करते। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वहीं पर पहले लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जो एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जैसे हमारी बात करें, हमने बात की थी किसकी? पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी की विधानसभा में 33 सदस्य होते हैं। पुदुचेरी या पौंडीचेरी की विधानसभा की बात करें तो वहां पे 33 सदस्य होते हैं। 33 में से 30 का इलेक्शन होता है और 3 का मनोनीत होता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि जो सिक्किम होता है वहां पे भी कुछ सदस्यों को एक तरीके से मनोनीत किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो 29 का डी नहीं होगा सुनील कुमार जी। 29 का क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि कहीं भी निर्वाचित शब्द यूज नहीं किया गया है। यहां पर लिखा होता संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो आंसर सही होता। लेकिन पूरी की पूरी विधानसभा भाग नहीं लेती है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो हम इसको लगा सकते थे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो अब हम इसको लगाते, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये वाला अपने आप गलत हो जाएगा। आ रही चीजें समझ में कि नहीं आ रही हैं? अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब ये सही होता, क्योंकि ये दे रखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कहीं भी निर्वाचित शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था गुप्त मतदान होता है। कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। अब आगे देखें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। थोड़ा सा इलेक्शन की प्रोसेस को ही देख लेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और इसी के साथ साथ एकल संक्रमणीय मत होता है। तो इसका आयोग ने उत्तर जो माना था वो शायद प्रश्न को हटा दिया था, क्योंकि इसमें ये दोनों सही हैं। यहां पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, गुप्त मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये दोनों ही सही बैठ रहे हैं।
ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी होती है या एकल संक्रमणीय, इसको हम एकल हस्तांतरणीय भी बोल देते हैं, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों ही शामिल थे। इस कारण से इसके जो उत्तर था वो आयोग ने हटा दिया था, जहाँ तक है अगर नहीं हटाया था तो इसको क्या किया होगा, दोनों को सही मान लिया होगा जिसने दोनों लगाए होंगे। तो इसमें दोनों सही हैं, हाँ दोनों को नंबर मिला था, वही बता रहा हूँ मैं भी, या तो दोनों को नंबर मिला होगा या फिर इसको आकलन से बाहर कर दिया होगा, कुछ तो किया होगा, क्योंकि ये दोनों सही हैं तो ये प्रश्न अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास, जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति में इलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, पहले तो गुप्त मतदान होता है। अगर किसी ने भी किसी को वोट दिखा दिया कि मैंने इसको दिया है नंबर, इसको अगर मैंने वोट दिया है, किसी ने किसी को दिखा दिया, तो वो बैलेट क्या हो जाएगा, वो वोट क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, खारिज हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो गुप्त होता है, अगर किसी ने किसी को बता दिया, दिखा दिया तो वोट खत्म। इसी के साथ साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, संसद हो चाहे राज्य विधानसभा हो, इसी के साथ साथ, हाँ कल तो यार थोड़ा सा दिक्कत है, सभी लोग इधर उधर कहीं ना कहीं जाएंगे, तो कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। मस्त, बट टेस्ट फ्री दीजिए, ये सर से मैं बात करूंगा। देखिए, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, राज्यों की विधानसभा और संसद दोनों के द्वारा होता है। अब संसद अलग अलग राज्यों के हिसाब से एक प्रतिनिधि है, अलग अलग लोगों पर मैटर करता है। जैसे मान के चलिए यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करें बिहार की जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन सिक्किम हो गया, इसकी जनसंख्या कम है। तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि हर राज्य के विधायक होता है, उसके मत का मूल्य अलग अलग होता है, हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, मत मूल्य। और मत मूल्य कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग किए थे कि जितनी भी राज्य की जनसंख्या हो बट्टे निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणा 1/1000। याद है कि नहीं, मत मूल्य कैसे निकालते हैं हर विधायक का, तो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से। तो जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी, विधायक उतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसके मत की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से हम लोग उसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि सभी विधायकों का मत मूल्य सेम नहीं होता, अलग अलग मत मूल्य वाले विधायक होते हैं। अलग अलग वाले हैं तो आनुपातिक हो गया, क्योंकि जिस अनुपात में लोगों की जनसंख्या का क्या कर रहा है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी अनुपात में उसके मत का मूल्य है। अब उसी अनुपात में मत का मूल्य है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जब भी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, जब भी चाहे 4 हो चाहे 10 हो, कितने भी कैंडिडेट खड़े हों राष्ट्रपति के इलेक्शन में, कोई भी मतदाता है वो सभी को वोट डालता है। लेकिन वहाँ पे क्या लिखता है, क्रम लिखता है। मैं पहले नंबर पे, जैसे आपके 4 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, लेकिन चारों बराबर तो नहीं होंगे ना कि चारों को सेम आप लोग उस पर रख दो, चारों को सेम पायदान पे नहीं रख सकते। तो क्या होगा, पहले सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे ये है, दूसरे नंबर पे ये कम, उससे कम क्लोज है, तीसरे नंबर पे ये आता है, चौथे नंबर पे ये आता है। इस तरीके से प्रेफरेंस लिखने होते हैं राष्ट्रपति इलेक्शन में, चुनाव में। जितने भी कैंडिडेट, वॉइस नहीं है, वॉइस तो आ रही है भाई, वॉइस तो आ रही है। 150 आर्टिकल कैसे याद होंगे? चलिए फिर आज 150 आर्टिकल वाली हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आ रही है वॉइस, आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। चलो चलिए कोई बात नहीं, किसी ने बोल दिया, शायद उसके पास नहीं जा रही हो। 150 आर्टिकल वाली जो बातें हैं उसको हम लोग अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एक आध क्लास में आने वाला है हमारा ये सिस्टम। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पे 150 आर्टिकल की लिस्ट में आपको बनवा के दूंगा, 1 से लेके 50 आर्टिकल्स की लिस्ट आपको बनवा के दूंगा, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कुछ चीज़ें याद करने लायक जो होंगी, कौन सा आपको याद रखना है, कौन सा
छोड़ सकते हैं। देखिए आर्टिकल अगर मैच करने के लिए आ रहा है तो दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं होती, कुछ भी अगर आपको पता है तो हो जाता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत आती है जैसे मूल अधिकार वाले तो आपको कंपलसरी याद करना ही करेंगे, और वहीं पे डीपीएसपी वाले में मैच करने के लिए या फिर कुछ मैन हैं उनको याद कर सकते हैं। मूल अधिकार वाले में सभी आर्टिकल्स आपको रटने पड़ेंगे। मैं उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगा कैसे उसको आसानी से थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन करनी तो आपको ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आपकी क्लास जो नेक्स्ट होगी मंडे को होगी। सभी को मज़ा आ रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है, और चीज़ें मिल रही होंगी रिवीजन करने के लायक। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आपकी क्लास होगी मंडे को, तो इस जो हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, कंप्लीट रिवीजन सीरीज, उसकी क्लास मंडे को होगी। और सभी के लिए जानकारी कई बार मैं बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 72nd बीपीएससी का बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। तो जिसको भी क्लास ली है, जिसको भी मज़ा आया हो, अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई हो, और आपने इसके सीरीज के माध्यम से भी अगर हमारे बारे में जाना है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इसमें कमेंट दिख ही रहे हैं, कुछ जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं क्लास के नीचे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस हमारे बैच के साथ। तो उसको किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं जो बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वो भी हमारा क्या कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बीपीएससी पार तो होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है, रिवीजन कर रहे हैं, देखिए हमारे माध्यम से आपका कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं वो इस बैच जो कंप्लीट सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज, इसके माध्यम से फिर आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं उसी चीज़ को। तो 2 बार ये हो गया, फिर हम लोग क्या चलाएंगे, मैराथन क्लास चलाएंगे। उसके बाद भी आपको एक बार खुद से कोशिश करनी है पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। इतना अगर आपने कर लिया तो क्या हो जाएगा, कब तक ले सकते हैं, तो अभी 11 से शुरू होगा। 11 के ले तो आप लोग अभी सकते हैं, बैच ज्वाइन तो अभी आप लोग कर सकते हैं। 11 से शुरू होगा, उसी के साथ साथ हो सकता है कि इसके प्राइस भी बढ़ जाएं। ठीक है, हो सकता है इसके प्राइस भी बढ़ जाएं, तो आप लोग ले अभी सकते हैं। डेमो आपको यूट्यूब पर कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं हमारे बैच की, तो डेमो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वरना डेमो के लिए ये क्लासेस चली रही हैं। इसमें बच्चे भी दिख रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं है सर, हाँ 13 सितंबर में ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 1 महीना ही बचा है करीब करीब। 3-4 दिन तो आपके ऐसे ही खेल कूद में निकल जाते हैं, एक दिन रक्षाबंधन में निकल जाएगा, कुछ दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 1 महीना है। जिन्होंने भी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, फॉर्म भरा है और देने के लिए इच्छुक हैं, तो वो अच्छी तरीके से रिवीजन करें। हमारी सीरीज है, इसके माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही साथ घर भी पढ़ सकते हैं। बीपीएससी जब तक, हाँ ठीक है, फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को जय हिंद और मिलते हैं मंडे को।